हेलो एवरीवन, नेट के वीडियो टूल्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जीन मैपिंग के बारे में। जीन मैपिंग में जहां तक आप लोग जानते हैं कि जीन मैपिंग में हम लोग किसी सीक्वेंस ऑफ डीएनए में जीन ऑर्डर फाइंड करते हैं कि उसमें जीन ऑर्डर क्या दिया हुआ है। ऐसे जीन मैपिंग की अगर हम लोग बात की जाए तो कई सारे टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं जीन मैप करने के लिए, जो दिए गए डाटा पे निर्भर करता है कि आपका जो दिया गया डाटा है वो किस तरह का डाटा है। उस अनुसार आप जीन मैपिंग के टेक्निक को जो टेक्निक्स होते हैं उसको आप यूज करते हैं। जैसे पहला जो जनरली यूज किया जाता है बाय द क्रॉसिंग ओवर। जो क्रॉसिंग ओवर का अगर डाटा दिया गया हो जिसमें आप सिंगल क्रॉस ओवर, डबल क्रॉस ओवर, पैरेंटल टाइप यूज करते हैं, उसका डाटा दिया होता है कि उसमें आप जीन मैपिंग करते हैं, जीन ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। दूसरा जो पॉपुलर मेथड है वो है आपका इंटरप्टेड मेटिंग एक्सपेरिमेंट, जिसके थ्रू आप जो है फाइंड आउट करते हैं कि दिए गए सीक्वेंस का जीन ऑर्डर क्या है, जिसमें कई तरह से क्वेश्चंस आते हैं। अगर जीन इंटरप्टेड मेटिंग एक्सपेरिमेंट की बात की जाए तो उसमें कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया होता है कि आपका कोई सीक्वेंस ऑफ डीएनए है जिसमें जीन के किसी दूसरे चूंकि यहाँ पे ये बैक्टीरिया तो हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो दिया होता है कि जो जीन ऑर्डर है तो उसमें जीन का किसी बैक्टीरिया में इंटर करने में जो टाइम टेकन होता है वो क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मान लें कि यहाँ पे जीन ए है जिसको 49 मिनट जो है टाइम लगता है, जीन बी है जिसको 34 मिनट में इंटर कर जाता है, सी है जिसको 10 मिनट लगता है और डी है जिसको 15 मिनट लगता है। तो इस बेसिस पे आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना होता है कि आप कैसे ऑर्डर निकालिएगा। ओके, तो ये हो जाता है कि जीन इंटरप्टेड मेटिंग एक्सपेरिमेंट। तीसरा जो एक टेक्निक होता है आप जिससे आप जीन ऑर्डर निकाल सकते हैं वो होता है एडिशन डिलीशन मेथड। एडिशन डिलीशन मेथड में आपको ये पता करना होता है, उसमें आपको क्वेश्चन में आपको डाटा दिया होता है कि आप कई सारे जीन सीक्वेंस है, कोई सीक्वेंस है जिसको अगर आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट से कट करते हैं तो आपको फलाना सीक्वेंस बचता है, किसी दूसरे स्पेसिफिक पॉइंट से कट करते हैं तो आपको ये सीक्वेंस जीन जो है वो बचते हैं, किसी तीसरे स्पेसिफिक पॉइंट से आप कट करते हैं तो यही जीन जो है स्पेसिफिक जीन बचता है ना। तो उस बेसिस में आपको पता करना होता है कि यहाँ पे जो आपका जीन ऑर्डर है वो क्या होगा। और चौथा मेथड जो होता है वो भी काफी पॉपुलर मेथड है, वो होता है कि आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैपिंग। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैपिंग में क्या होता है कि आपका कोई जीन ऑर्डर दिया होता है और उसमें आप कई तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन्वॉल्व करते हैं फॉर द क्लीवेज ऑफ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए, बिकॉज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम स्पेसिफिक टू द सर्टेन सीक्वेंस ऑफ द डीएनए। यानी कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो आप यूज करते हैं वो डीएनए के किसी स्पेसिफिक पार्ट को ही कट करता है। तो उस बेसिस पे मान लीजिए कि ये एक सीक्वेंस ऑफ डीएनए है जिसमें आपका जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो अलग अलग पॉइंट पे जो है कट करता है, अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है अलग अलग पॉइंट पे कट करता है। जब कट करने के बाद आपको स्पेसिफिक कई सारे सीक्वेंस मिलते हैं, फ्रैगमेंट्स मिलते हैं जिसमें अलग अलग जीन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि किसी फ्रैगमेंट्स में कॉमन जीन मिलो, मान लीजिए कि यहाँ पे ये है तो यहाँ पे भी ये है, सी है तो यहाँ पे भी हो सकता है कि सी हो। तो इसके थ्रू, इस डाटा के थ्रू आपको जो निकालना होगा वहां पे आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैपिंग मेथड जो है वो यूज करना होगा। तो आज चूंकि हम लोग जीएनए मैपिंग का जो सीरीज है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 4 वीडियो बनाएंगे कंटिन्यूअसली जो है एक एक करके, जिसमें लेकिन आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो हमारा जीन मैपिंग का जो मेथड हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं वो है इंटरप्टेड मेटिंग एक्सपेरिमेंट, जिसके थ्रू हम लोग बात करेंगे कि जो आपका जीन मैपिंग है वो आप कैसे कर सकते हैं, जिसमें हम लोग बात मेथड का भी करेंगे और कई सारे डाटा के थ्रू हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आसान हो जाएगा आप क्वेश्चन बनाना। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दें कि सीएसआईआर के एग्जाम में आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, इस चारों में से कोई एक या कभी कभी दो भी होता है ना, 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन जरूर आता है। यानी कि अगर आपको बता दें तो 6 नंबर या 10 नंबर आपका कंफर्म है कि सीएसआईआर के एग्जाम में आएगा। इन चारों में से एक मेथड इन्वॉल्व वहां पे रहता है और आपको वो बनाना होता है।
ठीक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने ईपीएस की चर्चा की थी, उसमें भी हमने आपको बताया था कि इसका भी क्वेश्चन आता है सीएसआईआर में। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप पिछले जो अभी 2019 का गेट का एग्जाम हुआ था उसमें 2020 फरवरी में जो गेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी आप देख सकते हैं कि वहां भी पूछा जा चुका है ना। तो ये आप काफी इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक एक तरह से आप बोल सकते हैं सीएसआईआर के लिए ये सब होता है। तो इसको आप देखेंगे। ये चारों आप जो हमारा पार्ट है जीन मैपिंग का, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, जिसमें हम एक एक मेथड की चर्चा करने वाले हैं, आप जरूर देखिएगा क्योंकि इसका एक क्वेश्चन जो है जरूर आता है, कभी कभी दो भी आता है। आप सीएसआईआर का कोई भी ईयर का एग्जाम जो है, जो पेपर है, आप उठा के देख सकते हैं, एक या दो क्वेश्चन वहां पे जरूर रहता है सी सेक्शन में, वो भी सी सेक्शन में जिसका वैल्यू 4 नंबर का होता है। तो आपको बता दें और 2 नंबर का वैल्यू एक क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में, यानी कि टोटल जो है 6 या 10 नंबर कंफर्म है आना इस सेक्शन से, यानी कि जीन मैपिंग के सेक्शन से। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं इंटरप्टेड मेटिंग एक्सपेरिमेंट, जिसके थ्रू हम पता करेंगे कि जीन को आप कैसे मैप कर सकते हैं, यानी कि जीन ऑर्डर जो है आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं दिए गए डाटा के थ्रू। वो आप कौन सा मेथड यूज कीजिएगा वो आपके दिए गए डाटा पे डिपेंड करता है कि कौन सा डाटा दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो मेथड है वो यूज करना होगा। तो इसके लिए आपको वो चारों मेथड पता होने चाहिए, क्योंकि ये पता नहीं है कि कौन सा मेथड आएगा, कंफर्म नहीं होता है ना। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं इंटरप्टेड मेटिंग experiment. Interrupted mating experiment. Okay, experiment was done by E. Wallman and F. Jacob, and this experiment is related with the conjugation process in bacteria. Okay, in which a scientist mixed two strain of the bacteria called HFR strain and second strain was the F- strain. तो बात आती है कि कंजुगेशन क्या है, HFR स्ट्रेन क्या है और F- स्ट्रेन क्या है। ओके, तो पहले हम इन तीनों की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। तो कंजुगेशन की अगर बात करें तो कंजुगेशन जो होता है वो सम मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, यानी कि one of the conjugation is the one of the mechanism of transfer of genetic information in bacteria, यानी कि बैक्टीरिया में एक मैकेनिज्म है जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने की। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि इट्स अ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर मैकेनिज्म। बैक्टीरिया में दो तरह के जीन ट्रांसफर मैकेनिज्म होते हैं, अगर आपको पता है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर एंड वर्टिकल जीन ट्रांसफर। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का मैकेनिज्म में 3 आते हैं, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये कंजुगेशन जो है इट्स अ मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ट्रांसफर मेथड है, जिसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, जो 2 बैक्टीरिया होते हैं, वो एक सेक्स पिलाई के थ्रू डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं, एक दूसरे के थ्रू, एक सेक्स पिलाई के थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। ये साइटोप्लाज्मिकली एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, यानी कि यहाँ पे एक ब्रिज का निर्माण होता है और उसके थ्रू ये दोनों कांटेक्ट में रहते हैं, साइटोप्लाज्मिक कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट आप कह सकते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन। ओके, अब इसमें एक प्लाज्मिड का, जिसको आप फर्टिलिटी प्लाज्मिड या सेक्स प्लाज्मिड भी आप कह सकते हैं, इस प्लाज्मिड का क्या होता है कि ट्रांसफर होता है फ्रॉम द वन स्ट्रेन टू अनदर स्ट्रेन। जो स्ट्रेन डोनर होता है प्लाज्मिड का उसको हम लोग कहते हैं F+ स्ट्रेन, और जो रेसिपिएंट होता है उसको हम लोग कहते हैं F- स्ट्रेन। F+ स्ट्रेन एंड F- स्ट्रेन। F+ स्ट्रेन और F- स्ट्रेन की बात तब होती है जब सिर्फ ये प्लाज्मिड ट्रांसफर होता है फ्रॉम द वन स्ट्रेन टू अनदर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। ओके,
अब बात यहां पे चुकी है HFR और F माइनस। तो ये तो बात हो गई कि F प्लस जो होता है वो डोनर होता है जिसमें F प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, और F माइनस जो होता है वो रेसिपिएंट होता है F प्लाज्मिड का, जिसमें F माइनस F प्लाज्मिड जो है एब्सेंट होता है। लेकिन HFR और F माइनस क्या है? ओके, तो HFR की अगर हम लोग बात करें तो HFR में क्या होता है कि यहां पे फिर से ट्रांसडक्ट कंजुगेशन हो रहा है दो स्ट्रेन के बीच। ओके, ये आपका रेसिपिएंट स्ट्रेन है तो ये हो गया माइनस। HFR को हम लोग कहते हैं, अगर HFR को हम लोग एलाबोरेट करें तो इसको कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी। इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड F प्लाज्मिड, in case of transfer of integrated plasmid from one strain to another strain, the first strain that are the donor of the integrated plasmid is called HFR plasmid। यानी कि HFR strain is the donor of the integrated F plasmid, and F minus in case of this conjugation, here F minus is the recipient of the integrated F plasmid। अब बात आती है कि इंटीग्रेशन किसके बीच में होती है, तो प्लाज्मिड जो होता है, यहाँ पे जो प्लाज्मिड है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड है। लेकिन इन केस ऑफ HFR के केस में ये मान लीजिए कि क्रोमोसोमल प्लाज्मिड हो गया फॉर द बैक्टीरिया, और ये जो आपका हो गया वो हो गया आपका F प्लाज्मिड। ओके, तो अगर इनके ये आपका जो प्लाज्मिड है F प्लाज्मिड, जिसको हम लोग फर्टिलिटी प्लाज्मिड या सेक्स प्लाज्मिड आप कह सकते हैं या कंजुगेटेड प्लाज्मिड आप कह सकते हैं, वो आपका इंटीग्रेट हो जाता है क्रोमोसोमल कह सकते हैं कि क्रोमोसोमल DNA के साथ, या क्रोमोसोमल प्लाज्मिड आप कह सकते हैं। और मान लीजिए कि इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो कुछ ऐसा दिखेगा ये। ओके, it's a part of chromosomal DNA and it's a part of FDNA or F plasmid DNA। okay, so finally it's called the HFR plasmid, HFR strain of bacteria। इस तरह का जो इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि कंजुगेशन फ्रीक्वेंसी यानी कि ट्रांसफर होने की फ्रीक्वेंसी फ्रॉम वन स्ट्रेन टू अनदर स्ट्रेन काफी ज्यादा होती है, यानी कि इसकी जो ट्रांसफर होने की फ्रीक्वेंसी होती है काफी ज्यादा होती है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी स्ट्रेन। यानी कि इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड हाई फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्ट्रेन टू अनदर स्ट्रेन, in which the donor strain of the integrated plasmid is called HFR plasmid, HFR strain, and in which recipient strain of the integrated plasmid is called F minus strain। so तो यहाँ पे ये दो तरह के स्ट्रेन, तीन तरह के स्ट्रेन बेसिकली हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर कंजुगेशन प्रोसेस में सिर्फ F प्लाज्मिड का कंजुगेशन हो रहा है, F प्लाज्मिड ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन स्ट्रेन टू अनदर स्ट्रेन, the strain that contain F plasmid is called F plus plasmid, and that recipient of this plasmid is called F minus plasmid, F minus in which the plasmid absence in the F minus plasmid। and HFR की अगर बात करें तो ये डोनर होता है इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड का, और यहाँ पे F माइनस रेसिपिएंट होता है इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड का। तो ये तीनों चीज आप जान गए कि HFR क्या होता है, F माइनस क्या होता है और कंजुगेशन क्या है। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है E.W. वालमैन और F. जैकोब ने, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मिक्स किया HFR को और F माइनस को विद मार्कर मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद रिकॉम्बिनेशन, इनके बीच जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा था उसको इन्होंने, और फाइनली assessed recombination between HFR and F minus, इसको एसिड किया। एसिड करने के बाद उनको जो बात कर लेते हैं, इस प्रोसेस में उनको जो फाइनल बैक्टीरियल क्रोमोसोम मिला, जो फाइनल बैक्टीरियल क्रोमोसोम मिला उसमें कई स्ट्रेन थे। ये मान लीजिए आपका HFR हो गया, इसमें कई स्ट्रेन ऑफ HFR थे। ओके, जिसमें अलग अलग जीन मौजूद थे, आपके अलग अलग स्ट्रेन में अलग अलग जीन
मौजूद थे। तो यहां पे ये आपका बैक्टीरियल क्रोमोसोम हो गया जो एक्सपेरिमेंट के फलस्वरूप आपको मिला था। आफ्टर एक्सपेरिमेंट दिस टाइप का बैक्टीरियल क्रोमोसोम आपको मिला था। अब बात आती है कि इसमें 3 HFR आपको स्ट्रेन दिख रहे हैं, 1 स्ट्रेन 2 स्ट्रेन है, पहला 1 एंड 2 एंड 3। ओके, ये 3 HFR स्ट्रेन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें अगर ये HFR स्ट्रेन किसी F माइनस में कंजुगेट होता है यानी कि ट्रांसफर होता है, तो इसमें जो ये अलग अलग जीन हैं इनके ऑर्डर को आपको फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि मान लीजिए कि ये हो गया A B C, ओके, ये 3 जीन यहां पे हैं, ये हो गया आपको मान लीजिए D E एंड F, ओके, और यहां पे आपको हो गया F G H I और J। तो पहले स्ट्रेन में स्ट्रेन नंबर 1 में जो जीन है वो ABC है, स्ट्रेन नंबर 2 में जो जीन है वो DEF है, और स्ट्रेन नंबर 3 में जो जीन है वो GHI और J है। ये आप मत भूलिएगा कि हम लोग बात 2 तरह की कर रहे थे, F माइनस और HFR की, जिसमें हम लोगों ने कई HFR और F माइनस को मिक्स किया था, जिसके फलस्वरूप फाइनली हमको ये रिकम्बाइंड या आप कह सकते हैं कि रिकम्बिनेंट HFR बैक्टीरियल क्रोमोसोम स्ट्रेन मिला है। अब इसको हम लोग असिस्ट करें उसके लिए क्या कहते हैं कि मैपिंग के लिए, तो कैसे कर सकते हैं। अब यहां पे पहला केस हो सकता है कि अगर पहले केस में अगर यहां पे कट होता है, कट आपको बता दें कि कट जो भी होता है उसको हम लोग कहते हैं ओराइटी, यानी कि ओरिटी, ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर या ओरिजिन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ओरिजिन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वह साइट है जहां पे ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए एक कट होता है, और कट होने के बाद आपका ये स्ट्रेन है वो सिंगल स्ट्रेन के फॉर्म में खुल जाता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान प्लाज्मिड का सिंगल स्ट्रेन ही ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन स्ट्रेन टू अनदर स्ट्रेन। तो उसके लिए सीक्वेंस जो आपका प्लाज्मिड का स्ट्रेन है उसको कट होना होगा, और वो कट होता है ओराइटी सीक्वेंस पे, ओके। और ओराइटी सीक्वेंस जो है वो हमेशा आपके F प्लाज्मिड रीजन में ही मौजूद होता है, क्योंकि यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड की। तो इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड में हमारा क्रोमोसोमल डीएनए भी मौजूद है और आपका प्लाज्मिड डीएनए भी मौजूद है, जहां पे F प्लाज्मिड है। तो ये ओराइटी सीक्वेंस हम आपको फिर से एक बार बता दें कि सिर्फ F प्लाज्मिड रीजन में ही मौजूद होता है, वो आपके क्रोमोसोमल रीजन में मौजूद नहीं होता है, ओके। तो अब बात आती है कि ये ओरिटी यहां पे कट होगा, कट होने के बाद ये अगर आप कह सकते हैं कि काउंटर क्लॉकवाइज रीजन, अगर ट्रांसफर काउंटर क्लॉकवाइज रीजन में हो रहा है तो आपका सीक्वेंस होगा C, B और A, ओके। अगर ये मान लीजिए पहले स्ट्रेन की बात हो गई कि अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज रीजन में हो रहा है तो इसका सीक्वेंस होगा C, B और A। दूसरे स्ट्रेन की अगर बात करें, अगर वो क्लॉकवाइज रीजन में हो रहा है तो इसका सीक्वेंस होगा D, E एंड F, काउंटर क्लॉकवाइज, और ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। और तीसरा जो हो गया वो अगर सीक्वेंस आपको देखें तो वो हो जाता है आपका काउंटर क्लॉकवाइज में, तो ये हो जाएगा आपका G, H, I एंड J, ये हो गया आपका क्लॉकवाइज में। तो ये 3 स्ट्रेन है, 3 स्ट्रेन हमने आपको बताया कि ये सिंगल स्ट्रेनली ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन स्ट्रेन टू अनदर स्ट्रेन, जिसमें क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज के बेसिस पे आप ये सिंपल सीक्वेंस बता सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आपका यहाँ पे सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं इस तरह के क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं, या इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली पूछा भी नहीं जाता है। ये सिंपल आपका एक आइडिया था कि आप सीक्वेंस को किस फॉर्म में देख सकते हैं, ये सिंपल एक आइडिया था कि आप सीक्वेंस को किस किस वे में समझ सकते हैं। अब जो फाइनल जो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस की, तब आपको समझ में आएगा बेसिकली कि आप स्ट्रेन को कैसे पता कर सकते हैं कि फाइनल हमारा ऑर्डर ऑफ जीन क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है कि फाइंड द जीन ऑर्डर बाय यूजिंग द टाइम टेकन बाय जीन ट्रांसलेशन इनटू द अनदर सेल।
यानी कि जीन के ट्रांसफॉर्म होने के लिए, जीन के पास होने के लिए फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, अलग अलग जीन के पास होने के लिए अलग अलग टाइम लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को 3 जो है सीक्वेंस मिले हैं। जैसे कि जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की थी कि अगर, जैसे हम लोगों ने बात की थी कि ये 3 स्ट्रेन है, स्ट्रेन 1, 2 एंड 3। ओके, जहां पे 3 HFR रीजन में हमने आपको बताया कि यहीं पे हमारा होता है ओराई टी। तो प्रोबेबिलिटी है कि ये यहां से भी ट्रांसड्यूस हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ये भी है कि यहां से भी ट्रांसड्यूस हो सकता है, और प्रोबेबिलिटी ये भी है कि यहां से ट्रांसड्यूस हो सकता है। तो तीनों प्रोबेबिलिटी दी जाती है आपको कि यहां से मतलब 3 स्ट्रेन है, तीनों प्रोबेबिलिटी आपको दी जाती है। तब आपको फाइंड आउट करना होता है कि फाइनली जीन ऑर्डर आपका क्या हो सकता है ना, ये तीनों प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे। तो यहां पे भी ये 3, मतलब 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पे ये 3 प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है कि इसको ट्रांसड्यूस होने में फ्रॉम वन स्ट्रेन टू अनदर स्ट्रेन कितना टाइम लगता है। ओके, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ये जानते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि जो आपका जीन पास आउट हो रहा है, मान लीजिए कि ये आपका प्लाज्मिड है और ये आपका एक दूसरा स्ट्रेन है। ओके, स्ट्रेन में ये आपका ओराइटी है, ये हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो होता है वो ट्रांसडक्शन होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब मान लीजिए कि ये आपको किसी दूसरे बैक्टीरिया में इंटर कर रहा है, ये आपका दूसरा बैक्टीरिया है जो F- है। ओके, जहां पे ये इंटर कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे आपका जो जीन है वो है E+। ओके, तो यहां से यहां तक, यानी कि यहां से यहां तक का जो रीजन है वो अंदर जाने में इसको टाइम लग जाता है 6 मिनट का। ठीक है, E+ को बैक्टीरिया में आने में टाइम लगता है कितने का? 6 मिनट का। यानी कि इस रीजन को, ये आप देख सकते हैं कि ये जो आपका 5 प्राइम एंड है, वहां से E+ तक आने में उसको कितना टाइम लगता है? 6 मिनट का टाइम लगता है। यानी कि ट्रांसकंजुगेशन शुरू होने पे पहला जो आपका जो जीन है E+, उसको 6 मिनट का टाइम लगता है। पहले सबसे पहला जो जीन है वो इंटर करने में उसको कितना मिनट टाइम लगता है? 6 मिनट का टाइम लगता है। अब बात करते हैं कि आप कैसे सीक्वेंस निकाल सकते हैं। तो अब मान लीजिए कि E+ से F+ आने में कितना टाइम लगा। ओके, तो E+ को एंट्री करने में 6 मिनट का टाइम लगता है, F+ को एंट्री करने में 24 मिनट का टाइम लगता है। यानी कि E+ से F+, यानी E+ तो पहले एंट्री किया 6 मिनट में, अब 24 मिनट का टाइम लगा F+ को आने में। तो यानी कि अगर 24 में से हम 6 कम कर दें तो हमको यह पता चल जाएगा कि E+ के इंटर करने के कितने देर बाद F+ एंट्री कर रहा है। मेरी बात समझे? यानी कि अगर ये है आपका 0, यहां से 6 मिनट पे एंट्री करता है E+, और यहां से 24 मिनट पे एंट्री करता है आपका F+, तो यहां से यहां की जो दूरी हो गई वो हो गई 24। तो अगर 24 में से हम 6 कम कर दें तो हमको इसकी दूरी निकल जाएगी। ओके, तो हमको ये पता करना है कि अगर E+ के कितने मिनट के बाद आपका F+ इंटर करता है, तो हम क्या करेंगे? 24 में से 6 कम कर देंगे, यानी कि E+ जो है, सॉरी, आपका जो F+ है वो E+ के बाद 18 मिनट में एंट्री करता है। ओके, E+ के 18 मिनट के बाद F+ एंट्री करता है। वैसे ही हम कम करते चले जाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो C+ है उसकी एंट्री F+ के 10 मिनट के बाद होती है। F+ के बाद C+ को आने में 10 मिनट का टाइम लगता है। अगला जो हमारा है D+ कितना दिया? 49। अगर इसको कम कर दे तो हमको मिलता है 15, यानी कि C+ के 15 मिनट के बाद आपका D+ एंट्री करता है। ओके, उसी तरह हम लोग बात करें अगर B+ की, कि वो B+ कितने देर के बाद आता है, तो D+ की एंट्री होने के आपको बता दें कि 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद आपका B+ भी एंट्री करता है। तो ये एक स्ट्रेन हो गया, ये एक जो मान लीजिए कि ये एक स्ट्रेन हो गया कि ये अगर यहां से कट होता है
ओरिटी कट करता है, एंट्री करता है, तो ये एक टाइम टेकिंग हो गया कि आपका अरेंजमेंट हो गया कि इस तरह से बैक्टीरिया जो है एंट्री कर सकता है, जो आपका जीन सीक्वेंस है वो एंट्री करेगा। ओके, अब बात कर लेते हैं फिर दूसरे की। दूसरे में की अगर हम लोग बात करें तो दूसरे में दिया है कि D प्लस 1 मिनट में एंट्री करता है, तो फिर D प्लस कितने में करेगा? तो D प्लस जो करता है वो इसके 5 मिनट के बाद कर जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में ये करता है 6 मिनट में, तो 6 में से 1 कम कर ले तो आता है 5। ओके, अब बात आती है C प्लस की। तो C प्लस की अगर हम लोग बात करें यहां पे, तो C प्लस की जो एंट्री होती है वो होती है 21 मिनट में, यानी कि अगर 21 से 6 हम लोग कम कर लें तो आता है 15, यानी कि D प्लस के 15 मिनट के बाद जो है वो C प्लस की एंट्री होगी। ओके, ये प्लस जो साइन है वो F प्लस को डिनोट कर रहा है, आप समझ रहे हैं, यानी कि F प्लस स्ट्रेन आपका है। अब बात आती है C प्लस के बाद क्या आता है? F प्लस। C प्लस के बाद F प्लस की जो एंट्री होती है वो होती है 10 मिनट के बाद, यानी कि C प्लस की एंट्री करने के 10 मिनट के बाद। यहां भी आप देख रहे हैं कि C प्लस और F प्लस के बीच 10 मिनट का समय है ना। B प्लस और D प्लस के बीच यहां भी आप देख रहे हैं कि 5 मिनट का समय है। ठीक है, तो टाइम चेंज नहीं होता है, टाइम जो लगता है जो दो सीक्वेंस के बीच वही लगेगा, सिर्फ सीक्वेंस चेंज हो जाता है। जैसे हमने आपको बताया था कि क्लॉकवाइज में जा रहा हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा, तो वो वहां पे आपको सीक्वेंस, लेकिन आपको सिर्फ एक सीक्वेंस उसमें से फाइंड आउट करना होता है। ओके, अब यहां पे हम लोग बात कर लें तो F प्लस से फिर G प्लस की बात, चूंकि उसमें G नहीं आया था, तो अगर हम लोग सिर्फ एक की बात करते तो हम मिस कर देते, है कि नहीं है? इसलिए हम लोग को तीनों को देखना होता है, क्योंकि इसमें G कहीं भी दिख नहीं रहा, लेकिन यहां आते हैं हमको G भी मिला, है ना। तो वही बात हमने आपको बताया कि अलग अलग ओरिटी होता है, कहां से कट करेगा और एंट्री करेगा, है ना। तो उसके एंट्री करने का टाइम टेकन अलग होता है, तो वहां पे कुछ जीन एब्सेंस हो जाएगा, कुछ जीन रह जाएगा, लेकिन तीनों प्रोबेबिलिटी देखने के बाद आपको टोटल जीन के बारे में पता चल जाता है, और वहां से आप जो है पता कर लेते हैं कि टोटल जीन का सीक्वेंस क्या है। ओके, तो F प्लस और G प्लस के बीच आने का जो समय है वो है आपको यहाँ 31 है, ये 63 है, दैट मींस टाइम टेकन यहाँ पे हो रहा है आपको 32। ये है आपका G प्लस, यानी कि दोनों के बीच जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 32। अब जो तीसरा हमारा D प्लस है। ओके, D प्लस को टाइम लग रहा है 4 मिनट का, D प्लस को टाइम लग रहा है 4 मिनट का, C प्लस को टाइम लग रहा है 19, यानी कि दोनों के बीच जो है वो 15 मिनट का टाइम टेकन है यहाँ पे। यहां भी आप देख सकते हैं कहां था, D और C के बीच का जो टाइम टेकन है वो 15 मिनट है। ओके, यहाँ पे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, C प्लस के बाद जो टाइम टेकन है F प्लस का वो है 15 मिनट का, 10 मिनट का। ठीक है, 10 मिनट का टाइम यहाँ पे लग रहा है। ओके, यहां पे भी आप देख सकते हैं कि C प्लस और F प्लस के बीच 10 मिनट का टाइम है। ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा सीक्वेंस है E प्लस। ओके, तो E प्लस के बीच 19 और 47, यानी कि टोटल जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है आपको 18 मिनट। यहां भी आप देख सकते हैं E प्लस और F के बीच 18, तो टाइम चेंज नहीं होता, सिर्फ आप सीक्वेंस की बात चेंज हो जाती है, डिपेंड करता है कि वो कहां से एंट्री करना शुरू कर रहा है, किस ओरिटी से सीक्वेंस एंट्री हो रहा है, डीएनए सीक्वेंस एंट्री कर रहा है। ओके, और अगला जो हमारा फिर है G प्लस, तो E प्लस और G प्लस के बीच की जो दूरी है वो है आपको 47 और 31, यानी कि 14 मिनट का समय यहाँ पे लग रहा है। ओके, अब हम लोगों को फाइनल सीक्वेंस जो है वो प्रेडिक्ट करना है कि फाइनल सीक्वेंस इसका क्या हो सकता है। ओके, तो फाइनल सीक्वेंस की अगर हम लोग बात करें तो आप यहां पे देख सकते हैं कि आपको E प्लस, ठीक है, से G प्लस की जो दूरी है वो सबसे कम है। E प्लस से F प्लस जाने में आपको 18 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन E प्लस से G प्लस आने में आपको जो है वो 14 मिनट का टाइम लगता है। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस प्रेडिक्ट करें तो सीक्वेंस हम लोग देख लेते हैं कि सीक्वेंस क्या होगा। तो चूंकि ये बात प्लाज्मिड की हो रही है, तो यहाँ पे एक प्लाज्मिड हम लोग ड्रॉ करेंगे और उस पे अकॉर्डिंग टू टाइम इन्वॉल्व हम लोग इसको सीक्वेंस वाइज बनाएंगे कि इसका ऑर्डर क्या हो सकता है। तो E प्लस से अगर हम लोग शुरू करें, ठीक है,
तो E प्लस से F प्लस आने में जो टाइम लगता है वो लगता है 18 मिनट का। ओके, F प्लस से C प्लस का जो टाइम लगता है वो लगता है आपको 10 मिनट का। C प्लस, फिर आपका D प्लस, और फिर आपका B प्लस। तो ABCDEF और एक आपका आता है G, तो G को भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और अब टाइम देखते हैं। तो E प्लस जो है वो यहां से टाइम लगता है 18 मिनट का। ओके, उसके बाद जो टाइम लगता है वो लगता है 10 मिनट का। उसके बाद जो टाइम लगता है वो लगता है आपको 15 मिनट का। D प्लस से B प्लस आने में आपको टाइम लगता है 5 मिनट का। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान हमको देना चाहिए कि E प्लस से G प्लस आने में हमको टाइम लगता है सिर्फ 14 मिनट का। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंट्री कर रहा होता तो E प्लस से G प्लस आने में 14 मिनट नहीं लगता। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अगर आपका जो प्लाज्मिड है, जो आपका स्ट्रेन है, वो अगर क्लॉकवाइज में एंट्री करता तो E प्लस के बाद जो G प्लस की एंट्री होती, यहां पे अब आप समझ सकते हैं कि अगर E प्लस से मान लीजिए कि आपका ये अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता, अभी हम लोगों ने जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक की बात की थी, अगर ये क्लॉकवाइज में जाता तो E प्लस से E प्लस की एंट्री करने के बाद G प्लस काफी देर के बाद एंट्री होता। लेकिन आप यहां पे देख रहे हैं कि G प्लस की एंट्री सिर्फ 14 मिनट के बाद हो रही है। E प्लस के 14 मिनट के बाद जो हो रही है G प्लस की एंट्री हो रही है। तो इसलिए ये अब क्लॉकवाइज में नहीं एंट्री करके एंटी क्लॉकवाइज में एंट्री करेगा, यानी कि आपका सीक्वेंस EFCD B प्लस G नहीं होगा, आपका सीक्वेंस जो होगा वो EGBDCF होगा। ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर यहां पे ये डाटा जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि आपका जो सिंगल स्ट्रैंड है प्लाज्मिड का वो क्लॉकवाइज में नहीं बल्कि किस में हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में हो रहा है। क्योंकि अगर E से F प्लस को आने में 18 मिनट का टाइम लग रहा है, लेकिन E से G प्लस को आने में 14 मिनट का टाइम लग रहा है। अगर ये क्लॉकवाइज एंट्री करता तो G प्लस जो होगा वो E प्लस की एंट्री करने के 18, 10, 28 और 15, 43 और 5 जो का 49, और 49 के बाद काफी देर, मतलब 49 के बाद आपका जो है वो एंट्री करता G। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। E प्लस के 14 मिनट के बाद, यानी कि आपका जो सीक्वेंस होगा वो फाइनल सीक्वेंस होगा फाइनल सीक्वेंस हम आपको बता दें E G B D C और F, यानी कि आपका जो फाइनल सीक्वेंस होगा वो होगा EGBDCF, है ना। इस तरह से जो है वो आपका स्ट्रेन जो है वहां पे एंट्री करेगा, है ना। तो ये आपका फाइनल सीक्वेंस है जो एंट्री करेगा आपको कह सकते हैं कि कंजुगेशन के समय। ये जो यानी कि जो आपका डाटा दिया गया है उस डाटा के अनुसार जो फाइनल सीक्वेंस होगा आपके जीन का, जो ऑर्डर होगा बेसिकली वो ऑर्डर होगा EGBDCF। ये फाइनल आंसर होगा आपका। अब इसके अलावा कई इसी बेसिस पे दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको भी एज ए एग्जांपल हम लोग एक बार देख लेते हैं। स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, आप क्वेश्चन ध्यान से देख लें एक बार। क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे एक बार। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका एक F प्लस स्ट्रेन है जो HFR प्रोजेनी दे रहा है, दैट मींस जो है जो कंजुगेशन हो रहा है वो इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड का हो रहा है, ठीक है, जिसमें रैंडमली, जैसे हमने बताया कि कई सारे अगर ओरिटी है, HFR है, तो रैंडमली ट्रांसफर हो रहा है HFR सेग्रीगेंट का, रैंडमली ट्रांसफर हो रहा है HFR सेग्रीगेंट का। ये 6 टाइप के HFR सेग्रीगेंट है जिसमें अलग अलग मार्कर अपीयर हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मार्कर अलग अलग सीक्वेंस जो है अपीयर हो रहे हैं। तो इसमें जो है आपका ऑर्डर प्रेडिक्ट करना है मार्कर का, जो ये आपका मार्कर दिया गया है PAQB CZEF। तो इस मार्कर का जो है इसको जीन मान सकते हैं, इसका ऑर्डर हम लोग को जो है प्रेडिक्ट करना है कि फाइनल ऑर्डर इसका क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, तो अगर इस ऑर्डर की हम लोग बात करें कि क्या हो सकता है ऑर्डर, तो दो चीज आप सबसे पहले यहां पे देख लें, AP एंड PA, AP एंड PA। ओके,
अब बात करते हैं कि ऑर्डर क्या हो सकता है। तो ऑर्डर को अगर हम लोग इस बेसिस पे लेके चलें तो मान लेते हैं क्या ऑर्डर हो सकता है, एपी डीडब्ल्यू। ओके, अब यहां पे आते हैं एपी डीडब्ल्यू, यहां डीडब्ल्यू कैंसिल, सीजेड। अब यहां पे आते हैं सीजेड कैंसिल, सीजेड और सीजेड कैंसिल, ईएफ। अब फिर यहां पे आते हैं ईएफ कैंसिल, ईएफ कैंसिल, बीक्यू। ओके, अब बीक्यू के बाद सीजेड और ईएफ ऑलरेडी हम यहां पे डाल चुके हैं, फिर नहीं डालेंगे। अब बीक्यू के बाद यहां पे आ गया बीक्यू, ए और पी। ओके, तो आपका जो फाइनल प्रेडिक्शन होता है सीक्वेंस का वो होगा एपीडीडब्ल्यूसी, जेड ई एफ बी क्यू ए पी। ये आपका फाइनल मार्कर होता है, ये आपका फाइनल मार्कर होगा। ओके, तो अगर मान लीजिए कि आपका जो कह सकते हैं कि अगर ये हो सर्कुलर फॉर्म में हो, ठीक है, तो सर्कुलर फॉर्म में रहने के बाद आपका जो मतलब कह सकते हैं कि जो प्रेडिक्शन होगा उसमें से एक एपी हट सकता है, क्योंकि एपीडीडब्ल्यूसीजेड अगर इसको आप सर्कुलराइज करें, है ना, तो सर्कुलराइज करेंगे तो आपका ये एपी हट जाएगा। तो फाइनल यानी कि जो फाइनल जीन होंगे वो वहां पे एपीडीडब्ल्यूसीजेड बीक्यू होगा, क्योंकि अगर इसको हम लोग सर्कुलर फॉर्म में ऐसे कर दें तो ए पी, ओके, डी डब्ल्यू एफ डब्ल्यू सी जेड ई एफ बी क्यू। तो ए पी डी डब्ल्यू सी जेड ई एफ, फिर डी क्यू, बी क्यू के बाद एपी नहीं आएगा। तो एपी जो है फाइनल यहां पे आता है, एपी को हम लोग हटा देंगे, यानी कि एपी डी डब्ल्यू सी जी डी एफ बी क्यू होगा। तो चूंकि मार्कर की हो रही है तो हम लोग एपी को इंक्लूड करके रखे होंगे दोनों तरफ, लेकिन चूंकि अगर सिर्फ जीन की बात हो तो जीन की बात में जीन का जो सीक्वेंस होगा वो होगा एपी डी डब्ल्यू सी जेड ई एफ बी क्यू, है ना। तो ये आपका फाइनल सीक्वेंस होगा। तो ये काफी आसान है, सिर्फ समझने की बात है, आप पता कर सकते हैं कि क्या होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए हमेशा। अब यहाँ पे एक चीज और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एपीडीडब्ल्यू इट्स क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ पे देखिए ईएफजेडसी इट्स इन काउंटर क्लॉकवाइज, जेडसी डब्ल्यूडी जेडसी डब्ल्यू एपीडीडब्ल्यूसी जेड ई एफ बी क्यू एपी। ओके, तो यहां पे जो आपका सीक्वेंस है वो कुछ डीडब्ल्यू सी एपीडीडब्ल्यू सी जेड ई एफ बी क्यू। ओके, तो यहां पे एपी डीडब्ल्यू जो है वो क्लॉकवाइज हो रहा है, लेकिन ये जो प्रोसेस हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। आपका जेडसीडब्ल्यूडी इट्स एंटी क्लॉकवाइज। ओके, फिर आपका जो यहाँ पे आपका जो होगा वो यहाँ पे जो होगा हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं, इट्स एफ ई बी क्यू। तो यहाँ पे जो होगा वो फाइनल एफ ई जेड सी होगा, फिर आपका ई एफ बी क्यू होगा जो एफ ई बी क्यू, और फिर आपका सी जेड ई एफ होगा, नहीं ये ठीक है, ई एफ तो जेड सी होगा। तो ये आपका जो है यहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि आपका ये काउंटर क्लॉकवाइज कौन सा है और एंटी काउंटर जो होगा काउंटर क्लॉकवाइज कौन सा है और क्लॉकवाइज कौन सा है। तो ये काफी सिंपल है, काफी आसान है, आप आसानी से इसको पता कर सकते हैं। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं होगा तो क्वेश्चन आप हमको क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, उसका भी हम लोग जो है सॉल्यूशन आपको बताएंगे।
यहाँ पे आपको वीडियो बना के आपको सॉल्व करके बताया जाएगा। अगर किसी इस तरह किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो हम आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करके आपको बताएंगे, आपको आंसर बताया जाएगा, पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। और इसके बाद जो हम लोग अगला वीडियो प्रेडिक्ट करने वाले हैं वो क्रॉसिंग ओवर के बेसिस पे आप जीन मैपिंग कैसे कर सकते हैं उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू।